हेलो दोस्तों, मैं हेमंत झाड़े आपका स्वागत करता हूं 5 इंडिया में। और आज का टॉपिक है हमारा कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो कंपनी के अंदर जितने भी पहले कंपनी के अंदर बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसके बाद गवर्नर जनरल हुए, ये कंपनी के अंदर थे। उसके बाद में फिर कंपनी का शासन सीधे से ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो इसके बाद ब्रिटेन के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ओके, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में क्या उनकी अचीवमेंट थी या फिर क्या उनके ड्रॉबैक्स थे। तो वो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन वो समझने के लिए सबसे पहले हम चाहते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के आगमन को हम लोग समझ लेते। उसके बाद फिर जब एक बार ब्रिटिश यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएंगे भारत में, तो फिर अपन देखेंगे कि उनके प्रत्येक गवर्नर जनरल जैसे अपने प्रधानमंत्री होते कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कौन कौन सी डेवलपमेंट हुआ या फिर क्या उसके डीमेरिट्स रहे, क्या नुकसान हुए। वैसे ही इनके जो गवर्नर जनरल होते हैं उसके कार्यकाल में देखेंगे क्या अच्छाई रही और क्या बुराई रही, क्या अचीवमेंट थी और क्या नुकसान वो भारत का करके गए। ओके, तो सबसे पहले हम भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के आगमन कराते हैं। तो सबसे भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम है। सबसे पहले आएंगे पुर्तगाल और जो स्पेन वाले थे, पुर्तगाल और स्पेन के यूरोप के कंट्रीज है और ये दोनों आसपास में है। तो पुर्तगाल और स्पेन वाली जो कंट्री है, दोनों कंट्री ये समुद्री मार्ग ढूंढने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। तो वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से लेके, मतलब यूरोप में है ये सारी कंट्री है, तो यूरोप से लेके भारत तक पहुंचने का एक शॉर्टकट ढूंढा था भारत के एक व्यापारी की मदद से 1498 में। ओके, इसके बाद डच आए थे 1495 में, उसके बाद ब्रिटिश आए थे 1600 ईस्वी में, उसके बाद डेन आए थे 1616 में, उसके बाद फ्रेंच आए थे 1664 में। ओके, तो एक बात बता दूं, जो पुर्तगाली है उसको पुर्तगाली पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, और जो ब्रिटिश है ब्रिटेन, जो आज के डेट में जिसको ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है, वही ब्रिटिश थे। और डच की बात करेंगे हम, तो आज जो नीदरलैंड कंट्री है, नीदरलैंड को पहले डच बोलते थे और डेनमार्क कंट्री को डेन या डेनिस बोलते थे। इसको डेन या डेनिस दोनों बोल सकते हैं। और फ्रेंच, ये फ्रांस जो है, फ्रांस का नाम ही फ्रेंच है। ठीक है, फ्रांस अपना राफेल वाला, और ये सारे यूरोपियन कंट्रीज है ना। ओके, आप मैप में देख भी सकते हैं। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस पास पास में है। ठीक है, नीचे साइड बात करें तो अपना पुर्तगाल हो गया और स्पेन है। ठीक है, नीदरलैंड ऊपर साइड में। तो आप ये सब देख सकते हैं, ये सब यूरोप की कंपनियां हैं। तो ये सब व्यापार करने के लिए भारत आई थी। ओके, तो अब ये हो गया भारत आने का क्रम इनका, है ना, और भारत आने की ये ईयर्स है। ओके, लेकिन इनका गठन कब हुआ, है ना, तो इनके गठन के ऊपर भी एक बार अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली का ये गठन हुआ था 1498 में, है ना, पुर्तगाल का। ओके, और ब्रिटिश की बात करें तो इनका गठन हुआ था 1600 ईस्वी को, है ना। तो ये हुआ था 31 दिसंबर 1600 को। ब्रिटेन की जो रानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने इनको एक पत्र देकर इनको स्वीकार करा था कि हाँ, आज से एक कंपनी रहेंगे। उसके बाद फिर आते हैं डच 1602 में बनी है। फिर डेन की बात करें तो 1616 में बनी है, और फ्रेंच की बात करें तो 1664 में बनी है। ओके, तो कंफ्यूज मत आना, ये भारत में आने का क्रम है कि इस ईयर में वो भारत पे लैंड करे। और उसके बाद में ये जो है, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है कि इस बर्थ पे उनका उदय हुआ है। ओके, तो जब पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने अपनी जो पहले व्यापारिक फैक्ट्री मतलब कंपनी है, वो कहाँ पे लगाई? कोचीन में लगाई थी। कब लगाई थी? 1503 में। 1498 में वास्को डी गामा जी चले थे अपने जहाज लेकर के, और उन्होंने 1498 में खोज लिया, है ना, यूरोप से भारत आने का रास्ता। और 1503 में ये आ भी गए, मतलब 5 साल में आ भी गए भारत। कोचीन में इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली। अब ये यहाँ से अपना व्यापार शुरू करेंगे पुर्तगाली लोग। फिर ब्रिटिश की बात करें तो 1600 ईस्वी में इनको परमिशन मिली थी ब्रिटेन की रानी के द्वारा। हाँ, अब इन्होंने अस्थायी रूप से 1611 में इन्होंने परमिशन लेने की कोशिश करी। यहाँ पे तब मुगल का शासन हुआ करता था। जहांगीर जो थे दिल्ली की गद्दी पे बैठते थे, तो इन्होंने वहाँ पर कैप्टन हॉकिंस आए थे, है ना, 1609 में। सर कैप्टन विलियम हॉकिंस इनका पूरा नाम है। 1609 में आए थे जहांगीर के दरबार में, और उन्होंने परमिशन लेने की कोशिश करी, बट उन्होंने परमिशन नहीं दी जहांगीर ने। उसका कारण था क्योंकि ये जो पुर्तगाली है, इनको कुछ व्यापारिक छूट दी थी, ठीक है, जो अपने जहांगीर थे, और इन्होंने कुछ उनके साथ तालमेल बना नहीं, है ना, कुछ ज़्यादा ही इन्होंने उसके गलत फ़ायदा उठाया। उसके कारण जहांगीर जहांगीर को जो यूरोप वासी थे उनसे थोड़ी नफरत सी हो गई थी। तो उनकी आइडियोलॉजी एक जैसी हो गई थी कि ये लोग लुटेरे हैं इस टाइप से।
तो उन्होंने ब्रिटेन के लोगों को भी परमिशन देने से मना कर दिया। और लेकिन जो जहाँ मतलब ये जो ब्रिटेन से लोग आए थे, जैसे कैप्टन हॉकिंस हुए, इसके बाद और भी लोग आए, वो कंटिन्यू मनाने में लगे थे जहांगीर को और परमिशन लेने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिलने के कारण इन्हें अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी बोलते हैं इसको, आंध्र प्रदेश में है अपना, है ना, ये कोस्ट लाइन पे है, समुद्र तट के ऊपर ये शहर है। तो 1611 में इन्होंने अस्थायी रूप से अपनी एक कंपनी बना ली थी कि ठीक है परमिशन नहीं मिल रही तो अस्थायी रूप से अभी तो बना लो। लेकिन जो सूरत में बाद में इन्होंने सूरत में 1613 में, ठीक है, जब जहांगीर को मना लिया, 1613 में जहांगीर को मनाने के बाद स्थायी रूप से पहली कंपनी स्थापित करी थी सूरत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। और ये मान क्यों गए थे जहांगीर? क्योंकि इन्होंने कारण पता करा ब्रिटेन वालों ने कि ये जहांगीर परमिशन क्यों नहीं देना चाहता है हम लोग को यहाँ व्यापार करने के लिए। तो उन्हें पता चला कि पुर्तगालियों से इन्हें कुछ खटपट है, तो इन्होंने ब्रिटेन वालों ने पुर्तगालियों के साथ लड़ाई करी। एक बार हुआ था उसमें पुर्तगाली को बुरी तरह परास्त करा था, ठीक है। और उसके बाद में जो ये ब्रिटेन वाले थे जहांगीर की नज़रों में बहुत ज़्यादा हीरो बन के उभरे, तो इसलिए जहांगीर ने फट से इन लोगों को परमिशन दे दी थी 1613 में, ठीक है। और स्थायी रूप से इन्होंने सूरत में अपना अब व्यापारी फैक्ट्री डाल दी। अब उसके बाद बात करें डच जो आज की टाइम में आप डच को ढूंढना है तो नीदरलैंड कंट्री को सर्च करना है ना मैप पे। तो नीदरलैंड के जो वासी उन्हीं को पहले डच कहा जाता था। इन्होंने मछलीपट्टनम वही अपना आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम जिसे बोलते हैं 1605 में अपनी व्यापारी फैक्ट्री डाली थी, है ना। फिर उसके बाद जिसे डेन या डेनिस, है ना, आज के टाइम में आप सर्च करोगे तो डेनमार्क के नाम से मिलेगा। उन्होंने तंजौर में अपनी फैक्ट्री डाली थी, ये उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। फिर फ्रांस वालों की बात करें जिनका राफेल है ना, इन्होंने सूरत में 1668 में बहुत बाद में अपनी फैक्ट्री डाली है, 1668 सूरत में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं डच वर्सेस ब्रिटिश, ठीक है। डच और ब्रिटिश की लड़ाई हुई थी वेदरा का युद्ध, है ना, 1759 में हुआ था। यहाँ पे डच यहाँ पूरी तरह खत्म हो गए और ये इनके हाथ में जितनी सत्ता थी वो ब्रिटिश के हाथ में आ गई, ठीक है। तो डच की यहाँ से खत्म। उसके बाद बात करें डेन, है ना, जो 1616 में इनकी कंपनी का गठन हुआ था और भारत में भी 1616 में ही आते। उनकी फिर उन्होंने ब्रिटिश से झगड़ा नहीं करा, उन्होंने 1745 में ब्रिटिश को अपनी संपत्ति ही बेच दी थी, ठीक है। पूरी तरह उन्होंने अपनी संपत्ति बेच के पहले ही चले गए थे, ठीक है। तो ये भी इनकी भी भारत से फाइल निपट चुकी है, ओके। तो पहले ये 1745 इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी थी डेन ने, और डच लोग नहीं माने, इनको भी बोला कि दे दो आप प्रॉपर्टी, नहीं माने तो इनसे युद्ध लड़ना पड़ा 1749 में, और वो वेदरा का युद्ध था। तो इस प्रकार से डचों को ब्रिटिश ने हरा दिया। अब बात करें फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश की, है ना, तो अब यहाँ से डच डेन दोनों गायब हो गए, ठीक है। और फ्रेंच और ब्रिटिश की बात करें तो 1760 में वाड़ीवास का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1760 में फेमस वाड़ीवास का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयकर कूट ने किया था, और इसमें ना फ्रेंच बहुत बुरी तरह हारा था 1760 में। ये बहुत फेमस वार है, ठीक है। हारने के बाद 1761 में पांडिचेरी, है ना, पांडिचेरी को ब्रिटिश ने फ्रेंचों के हाथ से ले लिया था, और भी कॉलोनी ली थी, लेकिन वो बाद में लौटा दी थी धीरे धीरे, लेकिन पांडिचेरी को काफ़ी टाइम तक अपने हाथ में रखा था। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ब्रिटिश ने मतलब अपना वर्चस्व धीरे धीरे करके बढ़ाया। पहले डच हो गए, डेन हो गए, फ्रेंच हो गए, पुर्तगालिस हो गए, इनके ऊपर वर्चस्व अपना बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है, पूरे भारत के ऊपर अपना वर्चस्व बढ़ा लिया था, ओके। और बाकी ऐसा नहीं कि पूरी तरह पुर्तगाली और फ्रेंच पूरी तरह खत्म हो गए थे, ये लोग धीरे धीरे खत्म हुए। गोवा की बात करें 1660 तक की, ब्रिटिश तो चले गए थे, लेकिन गोवा जो अपना है वो 1660 में अपना आज़ाद हुआ है पुर्तगाली से, तब तक इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा अपना, ठीक है। अब आगे बात करें तो 20 जून 1756, अभी पहले उसके पहले जहांगीर पे आ जाते। तो मैंने बताया कि कैप्टन सर विलियम्स हॉकिंस सर आए थे 1609 में जहांगीर के दरबार में, प्रथम अंग्रेज जो थे, ठीक है। इन्होंने परमिशन लेने की कोशिश करी, नहीं मिली, कोशिश करते रहे, ठीक है। फिर 1611 में इन्होंने खुद ही अपनी कंपनी बना ली, मछलीपट्टनम में अस्थायी कंपनी थी, लेकिन 1613 में जहांगीर ने स्थायी अनुमति दे दी। उसके बाद सूरत में कंपनी बनाई। फिर 1615 में सर टॉमस रो, जब यहाँ परमिशन मिल गई स्थायी, तो सर टॉमस रो को ब्रिटेन से राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। तो याद रखना कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो ये थे कैप्टन विलियम्स हॉकिंस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं।
ये तो मुगल का रहा, मुगल केस में है ना, जो दिल्ली से ऑपरेट कर रहे थे। अभी बंगाल वाले पार्ट पे बात कर लेते। तो बंगाल के जो शासक थे शाह शुजा, इन्होंने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की प्रदान करी थी कि चलिए इन्होंने इधर दिल्ली साइड वाले एरिया में तो कर लिया, सूरत वगैरह, लेकिन अब बंगाल पे जब बंगाल के नवाब का शासन हुआ करता था है ना, तो वहाँ से भी छूट लेना जरूरी है। तो उन्होंने 1651 में शाह शुजा से परमिशन ली थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब यह है 20 जून 1756 काल कोठरी की घटना। तो क्या है, अंग्रेजों का वर्चस्व एकदम बढ़ते जा रहा था बंगालों में, और ये बात बंगाल के नवाब को पसंद नहीं आई है ना, कि वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे। तो अंग्रेजों को अपनी पावर प्रूव करने के लिए सिराजुद्दौला जी ने एक वेयर हाउस जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं था, उसमें कुछ अंग्रेज, करीबन 146 अंग्रेज व्यक्ति थे, उनको पैक कर दिया गया जहां वेंटिलेशन ना के बराबर था। ठीक है, और उन्होंने पूरी तरह उसको लॉक कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक टेम्परेरी सजा देना चाहते थे, वो अपनी पावर प्रूव करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, जब सुबह वो गेट खोला गया उस कालकोठरी का, उस वेयर हाउस का, जो जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं था, 140 में मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। तो ऐसी कल्पना किसी ने भी नहीं करी थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा लॉजिक किसी ने नहीं लगाया था। ये सिर्फ एक डराना धमकाना चाहते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा केस बन गया कालकोठरी की घटना। ठीक है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन थे? सिराजुद्दौला जी थे। तो जस्ट एक साल बाद, 1756 के जस्ट एक साल बाद, यहाँ तक कि अंग्रेज पूरी तरह प्लानिंग करते हैं कि सिराजुद्दौला को कैसे हराना है। ठीक है, इसके लिए उनके जो सेनापति थे मीर जाफर, इनको सबको अपनी टीम में लेकर के पूरी तरह एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला के ऊपर हमला करते हैं। इसे प्लासी की लड़ाई बोलते हैं ना, प्लासी की लड़ाई। यहाँ पर अंग्रेज के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। इनके बीच में युद्ध होता है और सिराजुद्दौला इसमें हार जाते हैं। ठीक है, इनके अपने लोग जो थे उनकी गद्दारी के कारण। अब फिर बात करते हैं 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। अब यहाँ पर जो अंग्रेजों के नेतृत्व कर रहे हैं वो हेक्टर मुनरो है, सर हेक्टर मुनरो, और उस साइड से कौन कौन लड़ रहे हैं? मीर कासिम, ये है बंगाल के नवाब। ठीक है, अवध के नवाब की बात करें तो सुजाउद्दौला है ना, और शाह आलम द्वितीय, ये है मुगल सम्राट। तो ऐसे 3 लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों से लड़ाई करी थी, लेकिन इस बार भी ये तीनों हारे और अंग्रेजों की जीत हुई। इस प्रकार अंग्रेजों की पकड़ बनती गई। ठीक है, अब आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को। ठीक है, थैंक यू।